बड़ाला जी तो करेंगे, मैं बड़ाला जी अनंत तीन दो पे हैं भाई परमानेंट, तो आज रिकॉर्डिंग किसको जा रहा हूँ क्या ठीक है, ठीक ठीक ठीक। इधर कर दे, स्क्रीन शेयर कर दे। नितिन जी को फोन किया हो? नहीं नहीं, मैं नहीं किया, मैं नहीं किया। नहीं किया? कर दो ना एक बार फोन। अब रहने दे, कल रिकॉर्डिंग भेज देंगे, कल ज्वाइन कर लेंगे भाई। हम्म। यस। मैं शुभम को कॉल करता हूँ तब तक। तो शुरू कर दे, शुरू कर दे। कंप्यूटिंग जैसे हमारा ये सिस्टम है, इसी के रिलेटेड में ओएस हो गया इसमें, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सी कमांड होती हैं, जैसे हम चला रहे हैं, तो यही कंप्यूटिंग हो गया।
कि किसी को डाउट है इसमें कोई? जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये अब जैसे AWS की हम कोई भी सर्विस यूज कर रहे हैं, जैसे जितना पैसा सर्विस यूज करेंगे उसमें इतना ही डेबिट होगा, यही राइट, यही है ना? हाँ, मतलब AWS क्या करता है कि बोलता है कि भाई मेरी ये सर्विस है, सपोज एक VM है मेरी, ठीक है? VM मतलब एक कंप्यूटर है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं, इसमें मैं 2 CPU और 4 GB वाला अगर आप यूज़ करते हो, तो मैं इसका 1 मिनट का इतना डॉलर चार्ज करता हूँ। तो आप जितने मिनट के लिए चलाओगे उसको, सपोज आपने 10 मिनट के लिए चलाया तो 10 मिनट का आपसे चार्ज ले लेगा। और आपने अगर 10 मिनट के बाद उसे बंद कर दिया, डिलीट कर दिया, तो उसके बाद आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। उतना आपके बिल में ऐड होके आ जाएगा जितना आपने 10 मिनट के लिए चलाया था। और ओके। अगर आप ये कहते हो कि नहीं, मेरा क्या है कि मैं इसको स्टॉप करता हूँ और कल को मुझे इसको फिर से इस पे मुझे कुछ काम करना है, तो इस केस में AWS क्या करता है, उसके प्राइसिंग मॉडल में आप जाओगे तो वो बोलेगा कि उस टाइम पे वो आपका CPU और रैम का चार्ज नहीं करेगा। उस टाइम पे वो आपका चार्ज करेगा सिर्फ स्टोरेज का। क्यों? क्योंकि स्टोरेज तो आपने उसकी ब्लॉक कर दी है ना। मतलब उसके पास वो 100 GB थी, आपने बोला कि 8 GB मुझे दे दो। अब जो 8 GB है, आपने अपना सर्वर ऑफ कर दिया, लेकिन जो 8 GB थी वो तो सर्वर के साथ अटैच्ड है, वो AWS आपसे ले नहीं सकता है। तो वो ये कहता है कि मैं आपसे कंप्यूटिंग का पैसा नहीं लूंगा, लेकिन मैं स्टोरेज का कॉस्ट लूंगा जब तक आप उसको अपने सर्वर के साथ अटैच रखते हो। ऐसी ऐसी एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि ये सिर्फ स्टोरेज का कॉस्ट है, बाकी ऐसे काफी सारी सर्विसेज है जिनका AWS स्टॉप में भी चार्ज करता है। ओके। जैसे आईपी है, आईपी अगर आपकी किसी EC2 के साथ किसी सर्वर के साथ लगी हुई है और अगर आपका वो सर्वर स्टॉप कंडीशन में, तो AWS उसका भी पैसा लेगा। क्यों? क्योंकि वो आपने वो आईपी उसकी बाइंड कर दिया है। बाइंड मतलब आपने उसको रिजर्व कर दिया है कि भाई आप यूज करोगे उसको, कोई और यूज नहीं करेगा। तो AWS उसका भी चार्ज लेगा आपसे। तो और ये पर मिनट का रहता है, मतलब जितने मिनट के लिए आप उसको रखोगे अपने पास, उतने मिनट के लिए वो चार्ज करेगा। जैसे ही आप उसको डिलीट या डिसएलोकेट कर देते हो, तो वो आपसे पैसा लेना बंद कर देगा। तो ऐसा इसका प्राइसिंग मॉडल है। ठीक है। हम्म। और डीआर पता है किसी को? इसमें फोर्थ नंबर पे जो ग्रेड कंप्यूटिंग, इसमें लिखा हुआ है, इट हैज डीआर ऑल्सो देयर। डीआर पता है किसी को क्या होता है? DCDR। चलो मैं बताता हूँ। डीसी डीसी मतलब होता है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर मतलब जहाँ पे मेरी करंट में एप्लीकेशन चल रही है। सपोज मैंने, जैसे हमारी निम्बस की वेबसाइट है, वो हमने मुंबई रीजन पे चला रखी है। तो मुंबई रीजन पे जो चला रखी है, मैं उसको बोलूँगा वो मेरा डीसी रीजन है, क्योंकि करंट में मेरी वो एप्लीकेशन वहाँ पे चल रही है और वहाँ से ही मेरी एप्लीकेशन सर्व हो रही है मेरे यूजर्स को। ठीक है? तो उसको मैं बोलता हूँ डीसी रीजन, जहाँ पे एक्चुअल में चल रही है। लेकिन अब क्या होता है, कभी-कभार क्या होता है कि डीसी रीजन में कोई फेलियर आ गया, कुछ आ गया, तो हम क्या करते हैं, उसका एक रेप्लिका बनाते हैं अदर रीजन में। सपोज़ मैंने यूएस में बना दिया या मैंने हैदराबाद में बना दिया, तो जो दूसरा मैं रीजन बनाऊँगा उसे मैं बोलूँगा डीआर रीजन। डी डीआर मतलब अ, अ कुछ था इसका, डेटा रिकवरी रीजन। डीआर मतलब डेटा रिकवरी रीजन। मतलब क्या होता है कि जैसे मेरा मुंबई रीजन कभी भी डाउन हो गया, तो उस केस में क्या है कि अगर मैंने डीआर इनेबल कर रखा है, डीआर मतलब मेरा सेम इंफ्रा हैदराबाद में चल रहा है, तो मेरा जो भी ट्रैफिक होगा वो सारा हैदराबाद पे आएगा, ना कि मुंबई पे। मुंबई तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अब उस केस में क्या है कि मेरी वेबसाइट चलेगी हैदराबाद रीजन से, और जो हैदराबाद और मुंबई का जो सिंक होता है, वो आपस में उन दोनों का डेटा सिंक होता है, ताकि
किसी भी यूज़र को कोई लैग ना मिले, कोई डेटा में मिसमैच ना मिले, कोई भी मिसकॉन्फ़िगरेशन ना मिले, तो उसको हम डीआर रीजन बोलते हैं। मतलब पैरेलली हमने एक सेम इंफ्रा बना के रखा हुआ है, लेकिन वो यूज़ में नहीं है। यूज़ में कब आएगा? जब मेरा मुंबई रीजन डाउन हो जाएगा, तब मेरा डीआर रीजन अप होगा और उसमें मेरी सारा मतलब सारा ट्रैफ़िक, सारे यूज़र्स वहाँ से सर्व करेंगे हमारी एप्लीकेशन को। तो उसको हम डीआर रीजन बोलते हैं। डीआर मतलब डेटा रिकवरी। ठीक है? ठीक है। अमन, यहाँ हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ, पूछिए। अरे जैसे मान लीजिए एक रीजन में चल रहा है, हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। सॉरी, एक डेटा सेंटर मान लीजिए मुंबई बताया, तो हाँ, ये हम जब कन्फिग टेक्निकल टर्म यूज़ ही करो, डेटा सेंटर बोलते हैं उसको, जहाँ पे हाँ हमारी ठीक, एप्लीकेशन चलती है। हाँ हाँ। हुँ। तो जब हम एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे होंगे तभी हम ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि हमारा एक वो डीआर हमको चाहिए इस रीजन में, तब करेंगे, या जब डाउन हो जाएगा तब तो करेंगे नहीं ना? नहीं, नहीं, हमें पहले से बना के रखना होता है। जैसे अभी मैं जो करंट में जो है, मैं ये बैंक के साथ काम कर रहा हूँ अभी जिस कंपनी में हूँ, तो मैं बैंक के साथ काम कर रहा हूँ। अब भाई बैंक की जो एप्लीकेशन होती है ना, उनके जो कंप्लायंसेस होते हैं, उसमें डीआर होना कंपल्सरी है। डीआर मतलब कभी भी भाई अगर मेरा क्लाउड में मेरा डीसी रीजन डाउन हो जाता है, तो भाई मेरे यूज़र्स को कुछ भी हैम्पर नहीं होना चाहिए और ये होता भी है कई बार, आपको प बैकग्राउंड में पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें उसका, तो उनका डीआर इनेबल होता है। कभी उनके डीसी रीजन में कोई फेलियर आ गया, कोई दिक्कत आ गया, तो आपको एप्लीकेशन डीआर रीजन से सर्व होती है और डीआर रीजन कुछ कंपनी का होता है, जैसे बैंक्स है, बैंक्स तो बोलता ही कि आप डीआर इनेबल करके रखो, ये उनके कंप्लायंसेस में पहले से होता है। तो ऐसे ऐसे भी कुछ-कुछ क्लाइंट होते हैं जिनका डीआर होना ज़रूरी है। जैसे डिफेंस का भी होता है और बैंक का होता है। अपनी यूपीआई यूपीआई जो गेटवेज़ हैं, यूपीआई जो ऐप्स हैं, इनका भी डीआर रहता है कि कभी मेरा डीसी रीजन में कुछ हो गया, तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो डीआर से चल जाए और डीसी और डीआर में सिंक होता है कि भाई दोनों का आपस में डेटा सिंक होना चाहिए ताकि यूज़र्स को कोई भी डेटा में मिसमैच ना मिले, कोई भी मिसकॉन्फ़िगरेशन ना मिले। तो ऐसे हम इसको डिज़ाइन करते हैं और ये सारा जब डिज़ाइन करते हैं तो ये हम दिखाएँगे आपको कि डीआर रीजन कैसे बनाया जाता है और डीसी रीजन कैसे बनाया जाता है। पूरा पूरा इंफ्रा बना के दिखाएँगे आपको आगे। अभी तो ये थोड़ी-सी थ्योरी क्लास है, अभी थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि चीज़ें क्या होती हैं क्लाउड में, किसको हम क्या बोलते हैं, किसको हमें क्या बोलना है, तो वो सब हम चीज़ें अभी बता रहे हैं आपको। ठीक है? हाँ, और इसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते होंगे मे बी। करेक्ट, करेक्ट। सेम इंफ्रा जितना इंफ्रा आपका डीसी में जैसे सपोज़ आपका डीसी में 10 सर्वर, 2 लोड बैलेंसर, 3 डेटाबेस जो भी इसका चार्ज आ रहा होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको डीआर रीजन पे भी बनानी है और सेम कॉस्ट उतना ही आएगा जितना डीसी रीजन पे आएगा। बट उस केस में क्या होता है बैंक ये बोलता है कि नहीं भाई हमको पैसे से मतलब नहीं है, हमें वो चाहिए कि भाई मेरा यूज़र कभी भी हैम्पर ना करे। तो ये चीज़ होती है। उसमें उनको ओके। पैसे से मतलब नहीं रहता, उनको ये रहता है कि गवर्नमेंट ने बोला है डीआर होना है तो होना है, कंप्लायंसेस में रहता है उनके। ठीक है? ठीक है सत्या, कंटिन्यू करिए। हाँ। ठीक है। कोई भी डाउट आता है बेझिझक पूछो, बस सिखाना चाहते हैं हम। अमन, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? हाँ, हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक। हुँ। हाँ, क कंटिन्यू करो सत्या, आप भी कंटिन्यू करो।
नहीं। नहीं, जैसे आपने अभी एडवांटेज बढ़ाया तो उसका कुछ डिसएडवांटेज भी तो होगा। मतलब मेन डिसएडवांटेज इसमें आ जाता है कि जस्ट सपोज सपोज एक एज्यूम करो कि आपने एक इंफ्रा लगाया, ठीक है। अब आपका इंफ्रा आपने ऑन प्रेम में लगाया है, एक बिल्डिंग में लगाया है, ठीक है। अब आपका क्या बोलते हैं, आपको पता है कि भाई ये 100 साल तक चलना है, तो इसमें आपका एडवांटेज हो गया। अगर आप सेम चीज एडब्ल्यूएस में लोगे और 100 साल तक पे करते रहोगे तो वो पता नहीं कितने लाखों करोड़ हो जाएगा, है ना। लेकिन आपका यहाँ पे एडवांटेज हो गया कि आपने एक बार एक मिनट, एक कोई आ गया। डिसएडवांटेज तो लॉन्ग लॉन्ग रन में दिखेंगे हम। जैसे सपोज मैंने अपनी बिल्डिंग में एक इंफ्रा लगाया, ठीक है। इंफ्रा लगाते टाइम उसका कॉस्ट आया 100 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन और ये मेरा चल रहा है 100 साल के लिए, तो मेरा 100 साल में मुझे 100 करोड़ ही लगा, करेक्ट। लेकिन अगर आप एडब्ल्यूएस में जाते हो और कोई भी एप्लीकेशन 100 साल तक चलाते हो, तो आपका उसका कॉस्ट कम से कम पता नहीं 10 लाख करोड़ समथिंग चला जाएगा। तो मतलब कॉस्ट ही इसमें मेन चीज़ है कि आपको कॉस्ट पे बहुत फोकस करना है। कॉस्ट ही मतलब मेन चीज़ है इसमें डिसएडवांटेज में, बाकी तो सब एडवांटेज ही है। कॉस्ट है मेन कि भाई आप किसी से ये ऐसे समझ लो ना आप कि आप किसी से रेंट में ले रहे हो। आप किसी भी चीज़ को आप रेंट में लोगे। सपोज एक घर है, ठीक है। आप हर महीने उसका रेंट देते हो कि भाई 10,000 दे रहा हूँ मैं 100 साल के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप उसे खरीद लेते हो एक बार में, तो कौन-सा आपको बेनिफिशियल रहेगा? वो वाला बेनिफिशियल रहेगा कि जो आपने एक बार में पैसा दिया और पूरा घर आपने खरीद लिया, वही आपको सस्ता पड़ेगा ना। या आप 100 साल तक रेंट दे रहे हो किसी को, वो सस्ता पड़ेगा आपको। तो यही इसका मेन डिसएडवांटेज है कि लॉन्ग रन में ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली जाती है, जिसकी वजह से ये मतलब काफ़ी मतलब कॉस्टली हो जाती है चीज़। बट अभी आजकल क्या है कि आजकल स्टार्टअप्स इतने आ गए हैं और इतनी छोटी-छोटी कंपनियाँ इतनी आ गई हैं, जिनको मतलब देखना है कि भाई मेरा स्टार्टअप चलता है कि नहीं चलता है। तो वो इंफ्रा कुछ नहीं खरीदते हैं, वो कहते हैं क्लाउड पे आओ, अपना एप्लीकेशन बनाओ, अपना कोड डालो, चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो बंद कर दो।
ये चीज़ फ़ायदा है, डिसएडवांटेज लॉन्ग रन में है, वो भी कॉस्ट का सिर्फ़। ठीक है। हुँ। हाँ, पेंट पे समझा दे, पेंट पे। ए एडब्ल्यूएस का डेटा सेंटर, एडब्ल्यूएस।
मतलब हाइब्रिड में आप ऐसा समझ सकते हो कि आधा मेरा इंफ्रा क्लाउड मतलब पब्लिक पे होगा और आधा इंफ्रा मेरा होगा पब्लिक पे, ठीक है? एक होगा सॉरी प्राइवेट पे, एक होगा पब्लिक पे। तो पब्लिक में मैं अपना फ्रंट एंड और वेब ऐप रख सकता हूँ और प्राइवेट में मैं अपना डेटाबेस रख सकता हूँ। अब पब्लिक और प्राइवेट की कनेक्टिविटी हम या तो डीसी के थ्रू कर सकते हैं या वीपीएन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, अगर मैं वीपीएन के थ्रू दोनों की कनेक्टिविटी करता हूँ, प्राइवेट और पब्लिक की, तो उस केस में क्या है कि फिर मेरी रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू जा रही है क्योंकि वीपीएन में तो इंटरनेट आता ही आता है। वो बस टनल बनाता है लेकिन इंटरनेट आता ही है उसमें। तो अगर मेरे को तब भी मेरे को वीपीएन मतलब इंटरनेट पे नहीं जाना है डेटा और वीपीएन यूज़ नहीं करना है, तो उस केस में क्या है कि मैं डायरेक्ट कनेक्शन का यूज़ करता हूँ। डायरेक्ट कनेक्शन में क्या होता है कि एडब्ल्यूएस आपके लिए केबल बिछा देगा अपने सर्वर से लेके आपके डेटाबेस सर्वर तक, जो आपके प्राइवेट उसमें चल रहे हैं, ठीक है? तो डेटाबेस वो केबल बिछा दी उन्होंने और फिर वो केबल बिछा के दोनों की कनेक्टिविटी करवा देगा और ये वो करवाता है अपने नेटवर्क पार्टनर से जैसे जियो हो गया या एयरटेल हो गया, ये सब उसके लिए काम करते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल हो गया एक हाइब्रिड क्लाउड का कि भाई मेरे को अपने डेटा उधर नहीं रखना क्लाउड पे, क्यों? डिफेंस का डेटा सपोज़, ताकि वो चोरी ना हो जाए क्योंकि डिफेंस में बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी के हाथ लग गए तो कुछ भी हो सकता है। तो वैसा डेटा मैं इंटरनेट पे ना रख के, क्लाउड पे ना रख के उसको मैं अपने डीसी पे रखूँगा और डीसी मेरा रहेगा प्राइवेट पे। और प्राइवेट और पब्लिक कैसे कनेक्ट रहेंगे आपस में? केबल्स के थ्रू, उनको बोलते हैं हम डायरेक्ट कनेक्शन और डायरेक्ट कनेक्शन कौन करके देगा? एडब्ल्यूएस के पार्टनर, नेटवर्क पार्टनर जो कि होते हैं जियो और एयरटेल। तो ऐसे उनकी कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है? हाँ क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, मेजरली मतलब एडब्ल्यूएस, सबने एडब्ल्यूएस का नाम तो सुना ही है और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इसी का है। जैसे इसमें दिख रहा है 32% मार्केट शेयर एडब्ल्यूएस का है। उसके बाद एज़्योर का आता है जो कि अब 20% से ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि एज़्योर काफ़ी आगे निकल रहा है और इस फ़ील्ड में एज़्योर बहुत पुराना है। एज़्योर मतलब माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट 90s 70s से है आईटी की फ़ील्ड में और एडब्ल्यूएस तो 2007 में आया। बट एज़्योर भी अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अपनी नई-नई सर्विसेज़ लॉन्च कर रहा है और अभी नया भी क्लाउड आई है जीसीपी और ओरेकल और अलीबाबा की है। तो मतलब ये काफ़ी आ रहे हैं और ये सब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। और आप ये भी देखो, एडब्ल्यूएस देखो, अज़्योर देखो, जीसीपी देखो, तीनों मतलब अगर मैं देखूँ नेट वर्थ में तो टॉप कंपनीज़ आई हैं। तो क्लाउड से कहीं न कहीं ये टॉप कंपनीज़ बनी हैं। क्यों? क्योंकि क्लाउड इतना डिमांडिंग है, क्लाउड इतना बूम पे चल रहा है, इतना मतलब पैसा है इसमें, तो सारी कंपनी अब क्लाउड की तरफ मूव कर रही है कि भाई हमें भी अपना इंफ्रा क्लाउड पे ले जाना है, हमें भी इसमें कमाई करनी है। तो बहुत आने वाला फ्यूचर क्लाउड का ही है। ऑन प्रेम तो आई थिंक डिफेंस वाले या जिनका डेटा बहुत क्रिटिकल होगा वही यूज़ करेंगे। बाकी तो पूरा क्लाउड का बूम आने वाला है आगे 2-3 और साल में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा मतलब इसका। और इसमें अभी एडब्ल्यूएस लीडर पे है, बाकी अज़योर और जीसीपी भी कर रहे हैं और अलीबाबा भी आपको पता है टॉप 10 कंपनीज़ में आती है। तो सब क्लाउड के बेसिस पे आते हैं सारे। क्यों? क्योंकि क्लाउड में बहुत पैसा है। अब अब सर्विस मॉडल्स होते हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में। ऑन प्रेम का तो पता ही है आप सबको। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, एप्लीकेशन, डेटा, रनटाइम, मिडलवेयर, ओएस, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग। ऑन प्रेम में ये सब हमको खुद मैनेज करनी होती है। इसी वजह से ऑन प्रेम टाइम टेकिंग भी है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि तुमको हर चीज़ मैनेज करनी है। आपने किसी को कुछ भी नहीं दे रखा, सब चीज़ आपको मैनेज करनी है। अब आते हैं आईएस एज़ अ सर्विस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। इसमें क्या होता है कि हम क्लाउड प्रोवाइडर को बोलते हैं कि भाई वर्चुअलाइजेशन आपका होगा, सर्वर आपका होगा, स्टोरेज आपकी होगी, नेटवर्किंग आपका होगा। हमारा क्या होगा? एप्लीकेशन, डेटा, रनटाइम, मिडलवेयर, ओएस। ओएस में लाइसेंसिंग आ जाती है। तो हम मतलब 4 चीज़ें आईएस में हम 4 चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर से लेते हैं, बाकी जो 5 चीज़ें हैं वो हमारी अपनी होती हैं। एप्लीकेशन हमारी अपनी होती है,
डेटा हमारा अपना होता है, रन टाइम और मिडलवेयर अपना होता है, जो कि हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करवाता है, ये भी हमारा अपना होता है। ओएस की लाइसेंसिंग अपनी होती है, बाकी सब क्लाउड का रहता है। तो इसको हम आईएस एज़ अ सर्विस कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। दूसरा हमारा सर्विस मॉडल आता है पैस, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। प्लेटफ़ॉर्म में क्या होता है कि हम बोलते हैं भाई क्लाउड प्रोवाइडर को, हम कुछ भी मैनेज नहीं करेंगे, हम अ, ओएस की लाइसेंसिंग भी मैनेज नहीं करेंगे, मिडलवेयर भी मैनेज नहीं करेंगे, कुछ भी मैनेज नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ़ कोड होगा और यूज़र का डेटा होगा सिर्फ़ और कुछ नहीं होगा। तो जिस केस में हमारा सिर्फ़ एप्लीकेशन हो गई मतलब कोड हो गया और डेटा हो गया मतलब डेटाबेस हो गया। जिस केस में हमारी ये दोनों चीज़ हुई, तो मतलब पैस एज़ अ सर्विस बोलेंगे मतलब प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस हो गई मतलब अपने को कुछ नहीं करना, मतलब हर चीज़ क्लाउड प्रोवाइडर की रहेगी। अ, हर चीज़ मतलब उसकी रहेगी, जैसे जीमेल हो गया, जीमेल भी क्लाउड प्रोवाइडर का ही है। तो उसको हम एज़ अ सास एज़ अ सर्विस बोलेंगे, क्योंकि इसमें हर चीज़ क्लाउड प्रोवाइडर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ़ जस्ट उसको यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। तो ये उसका एग्ज़ाम्पल हो गया, जीमेल हो गया, आउटलुक हो गए, ये सारे सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस के एग्ज़ाम्पल हो गए। बिल्कुल।
ये ए एक चीज़ है नितिश सर आपने मेरे से एक बार पूछा था कि निम्बस पोस्ट पैस सर्विस है या सैस सर्विस है ना? जी। तो तो मैं बता दूँ क्या है सद्या ये क्रोम खोलना, उसमें निम्बस पोस्ट डालना, हमारी कंपनी है पिछली वाली। nimbuspost.com nimbus NIMBUS BUS post.com post.com हाँ। खोल पहला लिंक खोल। तो उस दिन आपने पूछा था कि पैस सर्विस है, सैस सर्विस है। अब सत्या एज़ अ यूज़र गया है इस पे। सत्या को इस पे एप्लीकेशन नहीं पता, सत्या को कुछ नहीं पता, सत्या को डेटा नहीं पता, सत्या को कुछ नहीं पता। तो सत्या के लिए निम्बस पोस्ट है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। वो उसको एज़ अ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। उसने डेटा कुछ भी मैनेज नहीं करना। लेकिन हम वहाँ कंपनी के इंटरनल बंदे थे। हम वहाँ पे एप्लीकेशन का कोड लिखते थे, हम डेटा मैनेज करते थे। तो इंटरनल बंदों के लिए निम्बस पोस्ट हो गई प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। क्यों? क्योंकि कोड आप लिखते थे, डेटा मैनेज होता था वहाँ पे। तो आपके लिए निम्बस पोस्ट हो गई सॉरी पैस एज़ अ सर्विस मतलब प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। लेकिन सत्या कोड नहीं लिख रहा, सत्या कुछ नहीं कर रहा है, तो सत्या के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस हो गया। सत्या को कुछ नहीं करना जस्ट आके यहाँ पे अब करना है और अपना प्रोडक्ट अपना जो भी है मतलब वो जो भी करते हैं इसमें वो करना है, ठीक है? तो सत्या के लिए ये जो सर्विस है ये SaaS हो गई। हम इंटरनल कंपनी या इंटरनल बंदों के लिए सेम निम्बस पोस्ट पैस सर्विस हो गई, समझे आप? तो निम्बस पोस्ट पैस भी है, निम्बस पोस्ट SaaS भी है। पूरा डिपेंड करता है किसके लिए, ठीक है। समझे आप? तो इंटरनल बंदों के लिए ये पैस हो गया और जो यूज़र आउटसाइड यूज़र है, जो कोड नहीं दिख रहा है, जो कोड मैनेज नहीं कर रहा, हाँ, जो न्यू यूज़र आ रहा है ना, न्यू यूज़र आ रहा है, जो सेलर्स आ रहे थे उनके लिए ये SaaS है, सॉफ्टवेयर। SaaS है। और हम इंटरनल बंदे हैं क्योंकि कोड आप लिखते हो, डेटा मैनेज होता है, सब हम करते हैं, बाकी ये रन टाइम ये सब AWS मैनेज करता है। तो हमारे लिए निम्बस पैस एज़ अ सर्विस है, ठीक इंटरनल बंदों के लिए। ठीक। तो दोनों तरीके से देख सकते हैं कि एप्लीकेशन में पैस भी, सैस भी क्योंकि एप्लीकेशन में डेटा तो हम मैनेज कर रहे थे। तो हमारे लिए वो इंटरनल बंदों के लिए वो पैस हो गई और सत्या के लिए वो सैस हो गई क्योंकि सत्या कुछ नहीं मैनेज नहीं कर रहा, ना कोड मैनेज कर रहा, ना कुछ मैनेज कर रहा है। तो सत्या के लिए वो सैस हो गई। तो ये तो ना डिफरेंस था दोनों में। ठीक है? जी। मुंबई में सबसे कम लेटेंसी है वही वही।
गाजियाबाद, गाजियाबाद। नो नो। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड पे चलियो। इसमें ये बताया क्या पर्पस है AZ1, AZ1B, AZ1C? हाँ, मतलब जैसे मुंबई मेरा रीजन है, ठीक है? अब मुंबई रीजन के अंदर रेलवे ने क्या कर रखा है, 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन दे रखे हैं। अब किसी भी एक अवेलेबिलिटी ज़ोन में अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, तो आपकी एप्लीकेशन बाकी 2 रीजन से सर्व होती रहेगी। इसको कहते हैं हम मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट। मतलब हमारी जो एप्लीकेशन होती है, वो मल्टी एजी में डिप्लॉयड होती है। सपोज़ जैसे निम्बस पोस्ट है हमारा, उसमें हमारे 6 सर्वर थे, तो 2 सर्वर हमारे AZ1 में थे, 2 सर्वर हमारे AZ1B में थे, 2 सर्वर हमारे AZ1C में थे। तो कभी-कभी क्या होता था, AZ1C में प्रॉब्लम आ जाती थी, तो हमारी एप्लीकेशन बाकी 2 उससे चलती रहती थी। तो ये पर्पज़ यही है कि हाइली अवेलेबल करवाने के लिए, ताकि किसी एक रीजन में कुछ हो, प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो हमारी जो एप्लीकेशन है बाकी 2 रीजन से सर्व होती रहे, कोई इम्पैक्ट ना आए एप्लीकेशन पे। तो इसको कहते हैं मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट। मतलब मल्टीपल अवेलेबिलिटी ज़ोन में हमने डिप्लॉय कर रखी है अपनी एप्लीकेशन को। तो ये इसको ये बोलते हैं मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं। अभी अभी एक बार ना मैं आप सबको एक, अगर मेरे पे उसका एक्सेस होगा निम्बस पोस्ट का, तो मैं सब दिखा दूँगा उसमें कैसे-कैसे चीज़ें बन रखी हैं वहाँ पे। तो ठीक है। उसको आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ज़्यादा समझ में आएगा, जो हमने अभी तक पढ़ाया है सारा, ठीक है? लास्ट में दिखा दूँगा वो चीज़, मैं तब तक देख लेता हूँ है एक्सेस कि नहीं। नो नो। सारे ना आज वो रजिस्टर कर देना, रिपीट सेकंड पॉइंट। अकाउंट बना लेना सारे एडमिन में। कौन सा सेकंड पॉइंट? देखिए ऊपर ऊपर। हुँ।
सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आपस में कोरिलेट है कि भाई जिस रीजन में मेरा यूजर हो उसी में मेरे एप्लीकेशन डिप्लॉयड हो, और फोर्थ भी कोरिलेट है उसमें कि फिर मेरी लेटेंसी भी कम होगी। तो दोनों चीज आपस में कोरिलेट है, सेकंड और फोर्थ पॉइंट। क्लियर है, थम्स अप आ गया, थम्स अप। EC2 का टाइप, EC2 के टाइप्स हैं। EC2 मतलब मेरा सर्वर, VM जिसे बोलते हैं हम। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? Satya, can you No, no. please repeat spot instance? मैं बताता हूँ स्पॉट इंस्टांस। स्पॉट में क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज एक होटल है, ठीक है।
होटल में काफ़ी सारे रूम खाली पड़े हैं ओनर के पास। अब वो क्या बोलता है कि भाई मैं ना इनको बहुत हेवीली डिस्काउंट पे दे रहा हूँ आपको, लेकिन कब तक के लिए? जब तक मेरे पे मतलब बंदे नहीं आते और। सपोज़ मेरे पे 4 रूम खाली पड़े हैं, ठीक है? अब मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई मेरे 4 रूम खाली पड़े हैं, तो आप ना इनको सस्ते उसमें आप रह सकते हो उसमें। लेकिन मैं दूसरी शर्त ये भी रखूँगा कि जब मेरे मेरे होटल की डिमांड बढ़ेगी, जब यूज़र मतलब इसमें विज़िटर्स आएँगे, तो मैं आपसे उतना पे करूँगा जितना मैं विज़िटर से पे करता हूँ, या तो आप ये रूम खाली कर देना। तो सेम इसमें ऐसा होता है कि एडब्ल्यूएस जब भी आप स्पॉट इंस्टेंस देते हो, तो एडब्ल्यूएस आपको ये बोलता है कि भाई अभी मेरे पे इसको यूज़ करने के लिए कोई यूज़र नहीं है, तो आप इसको 90% डिस्काउंट पे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जिस दिन मेरे पे डिमांड बढ़ेगी और मेरे पे सर्वर की कमी पड़ेगी, तो आपको मेरे को उतना ही पे करना पड़ेगा जितना ऑन डिमांड में पे करते हो, या तो फिर आप उस सर्वर को छोड़ दो ताकि मैं उसको किसी और को दे दूँ। तो मतलब ये वैसा है कि मतलब मेरे पे खाली पड़ा है तो मैंने सस्ते में दे दिया, लेकिन जब डिमांड आई, तो मैंने उसको उतने प्राइस में दे दिया जितने प्राइसेज़ में पहले मैं सबको दे रहा था। तो ये इस हिसाब से कर रखा उन्होंने कि नीड के हिसाब से ये सारा। ठीक है। डेडिकेटेड होस्ट क्लियर है? डेडिकेटेड होस्ट ऑल क्लियर? डेडिकेटेड होस्ट गाइस? हाँ हाँ। जी, जी। ओके ओके। अब ना सत्या थोड़ा सा एक साइन इन कर रहा है या साइन अप? अच्छा ऑलरेडी है, ठीक है ठीक है। कंसोल क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन तो बता। रीजन चेंज करते हैं, मुंबई में ही करते हैं सारा। देखो जो हम बता रहे थे कि काफी सारे रीजन्स होते हैं। हम्म, याद है किसी को कुछ? अरे हम एक यूजर क्रिएट करते हैं, आई एम यूजर, और उसको कुछ स्पेसिफिक जो उसको रिक्वायरमेंट होती पॉलिसीज और परमिशंस वही उसको प्रोवाइड करते हैं। और बाकी नहीं, अगर वो रूट का एक्सेस होगा तो वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है एडब्ल्यूएस में। और अगर आईएम यूजर में वो हमने कुछ लिमिटेशंस लगा रखी होंगी पॉलिसीज और प्राइवेसी के थ्रू। तो यही है डिफरेंस मेरे हिसाब से। नहीं है, गुड गुड, काफी हद तक सही है। शायद 2-3 ने ली थी सत्या, शायद 2-3 ने ली थी। कंटिन्यू करो, आप ही कंटिन्यू करो अभी।
और मतलब कंपनीज़ में जाओगे तो वहाँ रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप रूट यूज़र यूज़ करो। वहाँ बोला जाता है कि आप आई एम यूज़र क्रिएट करो, उसपे कुछ पॉलिसीज़ लगाओ, जो भी आपको नीड है और फिर आप उस आई एम यूज़र को यूज़ करो रेदर देन यूजिंग रूट यूज़र। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। मुंबई रीजन चेंज कर ले मुंबई रीजन चेंज कर। नॉर्थ वर्जीनिया में एक्चुअली बिलिंग